अरे बेटा, आसपास में कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना। जरा देख तो सही। नहीं माँ, ये पूरा जंगली इलाका है और यहाँ दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर पहले जब हमारे फोन का नेटवर्क चल रहा था तभी मैंने देखा था कि अगले 1 घंटे के रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ जंगल ही है। हे भगवान, बस थोड़ी ही दूरी पर है हम लोग और अब उसमें भी इतना कलेश हो रहा है। और नहीं तो क्या, मुझे तो हम सबकी किस्मत पर बड़ा रोना आ रहा है। यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं है, वरना मैं उस विला के ओनर को कॉल करके सब बता देती। अगर हम लोग आज रात भी वहां पर नहीं पहुंचे तो वो लोग कहीं किसी और को विला ना दे दे। एक काम करते हैं, हम यहाँ से थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। हो सकता है कि आगे चलकर हमारे फोन को नेटवर्क मिल जाए। आओ भैया, एक बार अगर नेटवर्क मिल गया तो हम आसपास की जगह से मैकेनिक को भी बुला सकते हैं और साथ ही में विला के ओनर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर वो चारों टॉर्च लाइट ऑन करके धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं। ज्यादा बकर बकर मत करो, शांति से चलो। हम जंगली जानवरों के आसपास ही है, तो कहीं हमारी आवाज सुनकर वो जानवर हमारे सामने ना टपक पड़े। अरे माँ जी, हम तो चुपचाप ही चल रहे हैं, लेकिन आप ही कुछ ना कुछ बोले जा रही हो। ज्यादा मत बोल और चुपचाप चल। अजीब बात है, जाने दो। मुझे क्या, बहुत देर तक यहाँ से वहां चलने पर भी उनके फोन को नेटवर्क ही नहीं मिलता और फिर अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। इस बारिश को भी अभी आना था क्या, वो भी इतनी तेजी से? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी किस्मत को भी आज के ही दिन सारे खेल खेलने थे क्या। जैसे हम इस ट्रिप के लिए निकले हैं, हर कदम पर बस मुश्किलें पर मुश्किलें ही बढ़ती जा रही है। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे अर्जुन। हम विला पहुंच कर ही रहेंगे। मेरी माँ कहती है कि कभी कभी किसी अच्छी जगह पर पहुंचने के लिए हमारे सामने 1000 मुश्किलें आ जाती हैं। इसीलिए हमें उन सब का सामना करना ही चाहिए, तभी हम हमारी मंजिल पर पहुंचेंगे। ये सब बस ज्ञान की बातें हैं भाभी, लेकिन जरा हकीकत में देखिए, हमारी यहाँ पर किस तरह से बैंड बजी हुई है। अरे क्या चल रहा है? कब तक हम इस पेड़ के नीचे रहेंगे? आधे तो भीग भी गए हैं। तो आगे क्या करना है? वो देखो माँ, वहां पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है और उसमें एक लालटेन भी जल रही है। शायद वहां पर कोई हो सकता है। अरे हाँ, चलो जल्दी से चलते हैं वहां पर। उम्मीद भरी नजरों से वो सभी लोग उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर वहां पर कोई भी नहीं होता। अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर ये लालटेन यहाँ पर कैसे चल रही है? अगर यहाँ पर लालटेन जल रही है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि कोई ना कोई यहाँ पर जरूर रहता है। पर अगर कोई यहाँ पर रहता होगा तो वो अपने घर का दरवाजा इस तरह से खुला कैसे छोड़ सकता है? अरे गांव में अक्सर लोग अपने घरों के दरवाजे खुले ही रखते हैं, इसलिए मुझे यही लग रहा है कि इस घर में रहने वाली व्यक्ति शायद सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर रहती होगी और फिर रात के समय कहीं काम पर जाती होगी, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे मसालों के डिब्बे रखे हैं। तो मुझे तो ये मसालों की दुकान लग रही है जो रात में बंद हो चुकी है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर जो भी हो, जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यही रुकना होगा, क्योंकि इस अंधेरे में तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर सुबह होने पर हम मैकेनिक की तलाश कर सकते हैं। मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी है। अब हम विला पहुंचेंगे या नहीं, ये तो बस मेरे लिए एक सपने के समान हो चुका है। अरे अच्छा सोचिए ना माँ जी, हम सभी लोग कल लोनावला की विला में पहुंचकर ही रहेंगे और हमारी एक बारिश की ट्रिप भी एकदम बेस्ट ट्रिप साबित होगी। फिर वो लोग रात में वहीं पर सोने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी वहां पर चूहे को देखकर काव्या पागलों की तरह इधर से उधर भागने लगती है। अरे पगलेट, एक चूहे से तू इतना क्या डर रही है? काम डाउन काव्या, वो चूहा तुम्हें देखकर डर गया और बाहर चला गया। देखो, अब यहाँ पर कोई चूहा नहीं है। ओह गॉड, अर्जुन,
मैं यहाँ पर नहीं सो पाऊंगी। अरे ऐसी जगह पर तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। पर अब हमारे पास यहाँ सोने की सिवाय और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हे भगवान, क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर रात में काव्या को वहां पर बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वही वो तीनों आराम से सो जाते हैं। तभी अचानक से उसे किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती है और उसे सुनकर काव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या? ये तो बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब काव्या के पसीने छूटने लगते हैं। क्या करूं? ये तीनों तो इस तरह घोड़े बेचकर सो रहे हैं जैसे कि दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है सोने के सिवाय, और मैं तो इन्हें जगा भी नहीं सकती। सफर के कारण तीनों भी काफी थक चुके हैं। फिर हिम्मत जुटाकर काव्या वहां से उड़ जाती है और टॉर्च ऑन करके वो उस झोपड़ी के बाहर आ जाती है और तभी बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है। कमाल है, अभी कुछ ही देर पहले तो कितनी आवाजें आ रही थी रोने की, और अब जब मैं बाहर आ गई हूँ तब अचानक से बंद भी हो गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं हम किसी भूतिया जगह पर तो नहीं रुके ना। अक्सर फिल्मी कहानियों में यही दिखाया जाता है कि ऐसी जगह पर भूत रहा करते हैं। अब काव्या को एक छोटी लड़की के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे सुनकर वो पहले से भी और ज्यादा घबराने लगती है। ओह नो, ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं, हमें इस जगह से जाना ही होगा। ये जगह तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। अर्जुन, माझी, पार्थ, उठ जाइए आप तीनों। काव्या अंदर आकर सबको झट से उठा देती है और सभी घर वाले उठ भी जाते हैं। अरे तेरी अकल घुटने में है क्या? ये भी कोई तरीका है क्या उठाने का? अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो मैं सबसे पहले भूत बनकर तुझे ही डराने आ जाती। वो सब छोड़िए माजी, यहाँ पर हम भूतों के बीच में रह रहे हैं। क्या? अरे क्या भाभी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो आप? और नहीं तो क्या, और इतनी रात को बाहर तुम क्यों गई थी? आखिर क्या बात है काव्या? वो दरअसल अर्जुन। फिर काव्या उन तीनों को पिछले कुछ देर से हो रहे अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर चंदा भी बहुत डर जाती है। हे भगवान, इसका मतलब यहाँ आसपास जरूर कोई भूत बैठा होगा और वो अब हमें नहीं छोड़ेगा। ओफो माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? और काव्या, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ये सब क्या कह रही हो? और ये भूत वूत कुछ भी नहीं होता। हाँ भाभी, ये सब तो बस आपके मन का वहम होगा। अब हम लोग ऐसी जगह पर पहली बार रुक रहे हैं ना, इसीलिए आपको डर लग रहा है, लेकिन असल में ये भूत वूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। और आप दोनों ने ही देखा ना कि यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तो फिर बच्चे की रोने की आवाज और लड़के की हंसने की आवाज कैसे आ सकती है यहाँ पर? देखो अर्जुन, मैं मानती हूँ कि ये सब चीजें सच में नहीं होती, लेकिन आज मैंने खुद अनुभव किया है और मेरे कान धोखा नहीं खा सकते अर्जुन। ये आवाजें मैंने सच में सुनी हैं और वो आवाजें बहुत डरावनी लग रही थी। प्लीज मेरा यकीन करो आप लोग। देखो बच्चों, तुम लोग नहीं जानते, लेकिन ये सब सच में होता है। हमें यहाँ से फौरन भागना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होगी। नहीं माँ, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बाहर इतनी बारिश हो रही है, तो ऐसी बारिश में हम कहाँ पर भटकेंगे वापस? कुछ सोचा है क्या आपने? हाँ भाभी, बाहर कितनी धुआंधार बारिश हो रही है, तो ऐसे में आपको ये आवाजें कैसे आ सकती हैं? बड़ी ही अजीब बात है। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैं और माजी तो यहाँ से जा रहे हैं। चलिए माजी, इन दोनों को यहीं पर रहने दो। हाँ बहू, चल। अरे आप दोनों ये क्या कह रही हो? थोड़ा तो दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए ना। और काव्या, क्या चल रहा है तुम्हारा? देखिए, अब डरिए मत। आप चाहो तो हम जगे ही रहते हैं। रात के 1 बज रहे हैं, तो थोड़े ही घंटों में सुबह भी हो जाएगी। हाँ, पार्थ ने बिल्कुल सही कहा। हम चारों के चारों जगे ही रहेंगे। फिर आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं होगी।
अब तो ठीक है ना? अरे लेकिन अगर भूत वूत आ गया तो हम लोगों को कौन बचाएगा? कोई तांत्रिक विद्या सीखी है क्या तुमने? नहीं ना? तो फिर हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम दोनों, बेवकूफ कहीं के? देखो माँ, हमें तांत्रिक विद्या तो नहीं आती, लेकिन एकता में काफी बल होता है। और अगर हम सभी लोग साथ में रहेंगे तो कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे इस वक्त पर डरकर हिम्मत मत हारिए, बल्कि डटकर सामना कीजिए, फिर चाहे हालत कैसे भी क्यों ना हो। अब डर के मारे वो चारों जगह ही रहते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद जब बारिश की रफ्तार कम हो जाती है, तभी अचानक से उस झोपड़ी के दरवाजे पर खटखट होती है और ये देखकर मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक ही जाती है। देखा, अभी अभी कोई दरवाजा खटखटाकर चला गया। अरे अभी तो बस दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कहीं वो भूत अंदर आ गया तो तब हम क्या करेंगे? आप दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रही हो भाभी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? बताओ। क्यों, हो गई ना दोनों की बोलती बंद। अरे ये एक भूतिया जगह है। लगता है आज तो हम सबके सब गए काम से। आज की ये रात कयामत की रात बनकर आई है हम सबके लिए। जैसे तैसे वो सब डर डर कर रात बिताते हैं। फिर सुबह के 3:30 से 4 बजने पर उन चारों की आंख लग जाती है और फिर अचानक से सुबह की रोशनी झोपड़ी के अंदर आने पर वो सभी लोग उठ जाते हैं। अरे, हम सब की आंख कैसे लगी? वाह माँ जी, जरा बाहर तो देखो, बारिश एकदम हल्की हल्की सी हो रही है। क्या बात कर रही है? चलो अच्छा है। चलो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द कोई मैकेनिक ढूंढ पाए और गाड़ी ठीक करके आगे का सफर शुरू कर पाए। लेकिन यहाँ से निकलकर सबसे पहले हमें नेटवर्क एरिया ढूंढना होगा और फिर उस विला के ओनर को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा, वरना वो आदमी तो यही सोचेगा कि हम लोग इस बार भी नहीं आ रहे। हाँ पार्थ, कल की रात तो बहुत मुश्किल से कटी। भगवान करे कि ऐसी रात हमें दोबारा कभी ना देखनी पड़े। फिर उस झोपड़ी से बाहर पड़ते ही उन लोगों की नजर उस झोपड़ी के पीछे की दूसरी झोपड़ी पर जाती है और वहां पर एक औरत, उसका छोटा बच्चा और उसकी एक छोटी बेटी भी होती है। अरे आप लोग, लगता है रात में जो यात्री हमारी झोपड़ी में सोए थे वो आप लोग ही हो, है ना? जी हाँ, हमें रात के अंधेरे में ये झोपड़ी दिखाई ही नहीं दी। इसका मतलब ये झोपड़ी आप ही की झोपड़ी है? जी, तो इसका मतलब वो बच्चे की रोने की आवाज और लड़की के हंसने की आवाज आप ही की झोपड़ी से आ रही थी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। रात में मेरा बच्चा सो ही नहीं पा रहा था तो मेरी बेटी उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी और फिर वो बाहर बारिश के मजे लेने भी गई थी और इसने आपकी झोपड़ी का दरवाजा भी खटखटाया और ये सारी बातें इसने मुझे अभी सुबह आकर कही कि हमारी झोपड़ी में कुछ यात्री सो रहे हैं। अच्छा, तो आपको भी हमारे बारे में अभी सुबह सुबह ही पता चला? हाँ, लेकिन अगर मुझे रात में पता चलता तो मैं आप लोगों की अच्छे से सुविधा करा देती। दरअसल ये झोपड़ी हमने मसाले बेचने के लिए रखी है और यात्रियों के रुकने के लिए भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा माँ, असल में ये सब हो रहा था और आपको लगा कि ये सब कोई भूत वूत कर रहा है। चल चल, अब ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। उस औरत को फिर एक बार धन्यवाद कहकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और कुछ दूर चलने पर नेटवर्क भी मिल जाता है और फिर मैकेनिक को बुलाकर वो लोग उनकी गाड़ी ठीक करवाते हैं और आखिरकार वो समय रहते उस सुंदर विला में पहुंच ही जाते हैं। फाइनली मेरे ससुराल की पहली ट्रिप पूरी हो ही गई। अब तो हम सभी लोग जमकर एंजॉय करेंगे, क्यों माँ जी? हाँ काव्या, चलो आज तो मैं दिल खोलकर मजे करूंगी। हाँ माँ जी। फिर वो लोग वहां पर 3 दिनों तक आराम से एंजॉय करते हैं और सही सलामत ट्रिप से वापस भी लौट आते हैं। अमृता रितिका को तुरंत कमरे में लेकर जाती है
और वो उसकी चोट पर मरहम लगाती है। आउच! आह! अरे बस हो गया, अब तुम्हें आराम महसूस होगा। क्या करती हो रितिका? अरे इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी? चुप रहिए भाभी, सीढ़ियों पर पानी फैला हुआ था, इसीलिए मैं फिसल कर गिर गई। और मैं जानती हूँ कि वो पानी आप ही ने फैलाया था ताकि मैं गिर जाऊं, है ना? क्या? अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप मेरी और शौर्य की अमीरी से जलने लगी हो। आपसे हमारी खुशियां देखी नहीं जा रही। देखो रितिका, अपनी ये फालतू की बातें बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी देवरानी हो। जो मुंह में आता है बोल देती हो। अरे तुम्हारे घर वालों ने कुछ लिहाज वगैरह करने का सिखाया है कि नहीं? उतने में वहां पर मोगरा आ जाती है। अरे मेम साहब, आप सारा बिल अमृता दीदी पर मत फाड़िए। असली कसर तो मेरा ही है। सीढ़ियों पर मैंने ज पानी फैलाया था। क्या? हाँ मेम साहब, वो मैं पोछा लगा रही थी और गलती से सीढ़ियों पर पानी ज्यादा ही छोड़ दिया मैंने, जिसे मैं पोछने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले आप वहां पर चली गई। अरे क्या करती हो मोगरा? अपना दिमाग घर पर छोड़कर आई हो क्या? लापरवाही पे लापरवाही करती हो तुम तो, पागल कहीं की। माफ कर दियो मेम साहब, लेकिन आज के बाद मैं एक टाइम पर एक ही काम करूंगी और उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूंगी, और आपको तो शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। देवा शपथ। अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से। देखा रितिका, अब बोलो। हो जाती है कभी कभार गलत फहमियां, उसमें क्या है? इसीलिए आइंदा से सोच समझ कर ही बात किया करो मुझसे, क्योंकि मैं अब तुम्हारा कुछ भी सुनकर नहीं लेने वाली। क्योंकि अगली बार से मुंह से नहीं बल्कि सीधे हाथ से जवाब दूंगी मैं। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है और रितिका गुस्से से लाल हो जाती है। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है मोगरा। अरे हर बार तुम्हारी गलतियों के कारण मुझे अपनी गरीब जेठानी की 4 बातें सुननी पड़ती है। अब जाओ, जाकर मेरे लिए छोले भटूरे, खीर, आलू पनीर के पकोड़े और समोसे बनाओ। अरे बाप रे, इतना सब मैं कैसे बनाएगी? लेकिन क्योंकि अभी तो मेरे पास कितना सारा काम पड़ेला है। वो मैं कुछ नहीं जानती। जो मैंने कहा है वो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, और यही तुम्हारी सजा है। देवा रे देवा। मोगरा का सिर तो मानो चकराने लगता है और उस बेचारी को ढेर सारा काम करना पड़ता है। फिर एक दिन अचानक गांव से रितिका और अमृता की सास शांति आती है। नमस्ते माँ जी, लेकिन आप यहाँ पर अचानक से कैसे आई? मेरा मतलब आपने तो कुछ बताया भी नहीं पहले। बस ऐसे ही अपने बच्चों से मिलने का मन किया, इसीलिए चली आई। मिहिर और शौर्य तो अपने दफ्तर गए होंगे, लेकिन रितिका कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो माँ जी, रितिका और देवर जी हमारे साथ अब नहीं रहते। उन दोनों ने बंटवारा कर दिया है और अब वो ऊपर रहते हैं। क्या बंटवारा? लेकिन क्यों बहू? फिर अमृता शांति को सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद शांति एकदम हक्का बक्का रह जाती है। हे कृष्णा भगवान जी, इतना सब कुछ हो गया। ये रितिका और शौर्य बिना, सच में आने दो उन दोनों को, मैं उन्हें अच्छे से समझाती हूँ। फिर शाम होने पर शांति उन दोनों को बहुत समझाती है। शौर्य, यही परवरिश दी है क्या मैंने तुझे? अरे झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपनों से रिश्ता तोड़कर अलग हो जा। और रितिका, तू इसकी बीवी होकर इसे इन सब में बढ़ावा दे रही है। अरे तुझे तो उल्टा इसको रोकना चाहिए था। माफ करना माँ, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं जानती कि भैया कितने बदल गए हैं। अब मुझे गड़े मुर्दे उखाड़कर पुरानी बातों को फिर से नहीं दोहराना, और हम अब अलग रह रहे हैं, इसी में हमारी भलाई है। हाँ माँ जी। रितिका और शौर्य शांति के समझाने पर भी नहीं समझते, जिसके बाद शांति अब तय करती है कि वो 3 दिन नीचे रहेगी और 3 दिन ऊपर रहेगी। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म नाश्ता।
आपको मेथी के पराठे बहुत पसंद है ना? हाँ अमृता, धन्यवाद। शांति देखती है कि अमृता उसकी खूब अच्छे से सेवा कर रही है और अपने सारे काम भी सही तरह से कर रही है। फिर एक रोज मोगरा नीचे के हिस्से की सफाई कर रही होती है। तभी उसे देखकर रितिका का माथा फिर जाता है। आप कितनी बेशरम हो भाभी। अरे 2 पैसे देकर नौकरानी रखवा लो ना। मेरी नौकरानी से क्यों काम करवा रही हो? गरीब फटीचर लोग। रितिका, अब एक और शब्द बिल्कुल भी नहीं। मोगरा को मैंने सफाई करने के लिए नहीं बोला है, तो फिर ये यहाँ पर सफाई क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे बड़ी मैम साहब ने बोला था। हाँ रितिका, मैंने बोला है इसे, क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर रह रही हूँ, इसीलिए मैं जो बोलूंगी वही होगा। लेकिन माँ जी। बस रितिका, चलो जाकर अपना काम करो। और मोगरा, तुम, जब तक यहाँ पर मैं हूँ, ऊपर के साथ साथ नीचे के भी आधे काम तू ही करेगी, और उसके लिए मैं तुझे अलग से पैसे दूंगी। ठीक है बड़ी मैम साहब, कर देगी मैं। रितिका इस बार भी कुछ नहीं बोल पाती और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगर अमृता को भी लड़ना होता तो वो भी लड़ सकती थी। वो रितिका को 2-3 थप्पड़ भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अमृता बहुत ही समझदार है। फिर एक दिन जब शौर्य की तबीयत खराब हो जाती है, तभी शांति मिहिर और अमृता के कमरे से गुजर रही होती है और वो उन दोनों की बातचीत सुन लेती है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। उसे तो बहुत सर्दी जुकाम हुआ है, कहीं वो सब बढ़कर उसे बुखार ना हो जाए। हाँ मिहिर, रितिका देवर जी का सही से ख्याल नहीं रखेगी। मैं जाकर उन्हें काढ़ा दे दूं क्या? रहने दो, वो फिर से चिल्लाएगा। उसके मन में हमारे प्रति बहुत गुस्सा भरा है। बेचारे, इन दोनों को शौर्य की कितनी चिंता है। जहां तक अब मैं समझ पा रही हूँ, इनके मन में तो कोई मेल नहीं है। लगता है इस बंटवारे के पीछे रितिका और शौर्य का ही कोई दोष है। फिर 3 दिनों के बाद शांति ऊपर रहने चली जाती है। तभी वाओ, अब होगी हीरो की एंट्री। अरे रितिका बहू, जल्दी से चाय दे दे मुझे, मोगरा बनाना भूल गई है। रितिका, अरे जिंदा है या चल बसी? रितिका की तरफ से कोई भी आवाज ना आने पर शांति उठकर उसके कमरे में चली जाती है। वाह वाह वाह, मैं यहाँ पर गला फाड़ फाड़ कर तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ पर बैठकर मजे से फिल्म देख रही है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया। चल अब जल्दी से उठकर मेरे लिए चाय बना दे, मुझे चाय की तलब लगी है। नहीं माँ जी, मैं चाय 1 घंटे के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि फिलहाल तो मुझे मूवी देखनी है। क्या कहा तूने? अरे मेरी सेवा से ज्यादा तुझे तेरी ये मूवी जरूरी है क्या? देखिए माँ जी, माना कि आप बूढ़ी हो गई हो, लेकिन आपके हाथ पैर अभी भी सही सलामत है। और अगर आपसे 1 घंटे का सब्र नहीं हो रहा तो आप खुद ही जाकर चाय बना लीजिए। क्या? इस तरह रितिका शांति के लिए चाय बनाती ही नहीं और शांति को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में, माँ, ऊपर का हिस्सा कैसे लगा आपको? यहाँ पर मैंने सब कुछ नया बनाया है। अरे अच्छा ही लगा होगा। नीचे का हिस्सा तो बहुत ही लो क्लास है, लेकिन हमारा हिस्सा तो एकदम अमीरों वाला है। अब क्या करें, नीचे वाले लोग गरीब जो ठहरे। बस भी कर रितिका, अरे जब देखो तब अपनी अमीरी का घमंड दिखाती रहती है। जरा जबान संभाल कर बात किया कर मेरे सामने। फिर रितिका चुप हो जाती है। ऐसे ही एक दिन शांति सोकर उठती है तो रितिका को चंचल के साथ फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। हाँ, अरे नहीं बाबा, माँ जी उन दोनों भाइयों को एक कर ही नहीं पाएगी। मैं हूं ना, मैं शौर्य को फिर से भड़काऊंगी, ठीक उसी तरह जैसे मैंने पहले भड़काया था, वो भी झूठ बोलकर, जबकि भैया ने वैसा कुछ बोला ही नहीं था। इस तरह रितिका चंचल के साथ सारी पुरानी ही बातें करती है, जिन्हें सुनकर शांति हैरान रह जाती है। बाप रे, इसका मतलब इन दोनों भाइयों में फुट इस रितिका ने ही डाली है।
ताकि शौर्य अमीर होने के बाद सारे पैसे अपने भैया पर ना उड़ाए और सिर्फ इसी के हाथ में दे दे। फिर अगले दिन शांति जानबूझकर रितिका के सामने अमृता से कहती है, अरे रितिका जरा भी अच्छी नहीं है। वो तो दिन भर बस अपने में ही लगी रहती है। तुझमें और उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझसे उम्र में छोटी है, नादान है और उसे समझ नहीं है रिश्तों की। वक्त के साथ वो सुधर जाएगी क्योंकि उसका दिल साफ है। बस कुछ कुछ हरकतें बुरी है उसकी। वो और देवर जी चाहे हमसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, लेकिन मैं और मिहिर, हम दोनों उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेंगे। रितिका ये सब सुन लेती है और उसकी आंखें अब नम हो जाती हैं। अब रितिका को समझ आएगा कि उसकी जेठ और जेठानी कितने अच्छे हैं। मैं ये जानबूझकर कर रही हूँ ताकि उसकी अकल ठिकाने पर आए। फिर बाद में शांति अमृता को गहने देती है और जोर से बोलती है ताकि रितिका उसे सुन पाए। ये ले अमृता बहू, ये गहने तेरे लिए हैं। मैं दोनों जगह पर रही, लेकिन तूने ही मेरी सबसे ज्यादा सेवा की है। वो रितिका तो किसी भी काम की नहीं है। नहीं माँ जी, आप ये गहने मुझे मत दीजिए। आप इसे रितिका को ही दे दीजिए। और वो काम भी करती है, लेकिन बस थोड़ी सी आलसी है। वो इतनी समझदार भी नहीं है, लेकिन हम तो है ना, जाने दीजिए उसे। लेकिन आप ये उसे ही दे दीजिए, इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। अरे पर वो तुझे कितना बुरा बोलती है, और फिर भी तू उसके पीठ पीछे उसके लिए इतना अच्छा कैसे बोल सकती है? अब क्या करूं माँ जी, उसे मैंने कभी अपनी देवरानी माना ही नहीं। हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही माना था। और बड़ी बहन अगर छोटी बहन के नखरे सहन नहीं करेगी तो कौन करेगा? अमृता की ये बातें सुनकर रितिका को फिर से बहुत बुरा लगता है। अब रितिका को धीरे धीरे अपनी गलतियां समझ आ जाती है। फिर एक रोज जब सास का गांव जाने का दिन होता है, तभी मिहिर और अमृता देखते हैं कि रितिका नीचे के हॉल में बैठकर रो रही है। क्या हुआ रितिका, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, वो मैंने एक जगह पर 25,000 रुपए लगाए थे ताकि पैसे दुगने हो जाए, लेकिन वो आदमी धोखेबाज निकला। उसने मुझे उल्लू बनाया और मेरे सारे पैसे लेकर वो भाग गया। क्या? अब ना जाने में शौर्य को क्या जवाब दूंगी। अगर उसे ये सब पता चला तो वो तो मेरी जान ही खा जाएगा। अरे ये सब तुम क्या करती रहती हो रितिका? हाँ रितिका, अरे तुम्हें उस आदमी को पैसे देने से पहले उसके बारे में जांच कर लेनी चाहिए थी। खैर, अब तुम चिंता मत करो। ये लो, ये पैसे रख लो। लेकिन भैया। रख लो रितिका, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ। तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। फिलहाल के लिए ये पैसे रख लो ताकि शौर्य को पता ना चल पाए। बाकी मैं पुलिस कंप्लेन करके उस फ्रॉड आदमी को पकड़वा दूंगा। भैया। मिहिर और अमृता का ये रवैया देखकर रितिका उनके गले लग जाती है। तभी वहां पर शौर्य और शांति भी आ जाते हैं। क्यों रितिका, समझ आया अब? अरे जिन जेठ और जेठानी को तू गलत समझती रही, आज उन्होंने ही तुझे बचाया है। माँ जी आप? मुझे सब पता चल गया था कि तूने ही इन दोनों भाइयों को अलग किया है, क्योंकि उस दिन मैंने तेरी और तेरी सहेली चंचल के साथ हो रही बातचीत सुन ली थी। कैसे तूने दोनों भाइयों में फूट डाली और उन्हें अलग किया ताकि शौर्य बस तुझे ही पैसे दे सके और अपने भैया से अलग रहे। लालची कहीं की। क्या ये सब आप क्या कह रही हो माँ जी? रितिका, क्या ये सच है? हाँ भैया, यही सच है। इसीलिए मैंने जानबूझकर अमृता के सामने तेरी बुराई की, ताकि तुझे पता चले कि अमृता तेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है। और उस दिन मैंने गहने भी जानबूझकर ही दिए थे उसे, और उस वक्त भी तेरे बारे में बुरा कहा ताकि तू ऊपर बैठकर सुन सके कि अमृता के मन में तेरे लिए कोई मैल नहीं है। और आज जब तू एक फ्रॉड का शिकार हो गई है, तभी तेरे भैया भाभी ने ही तुझे बचाया है। छी रितिका, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे पैसों के लिए तुम कितना गिर गई।
अरे ये सब इसकी चहेती सहेली चंचल ने कहा है। उसी के भड़काने पर ये इतनी बुरी बन गई है। और शौर्य, तुझे भी इसने आकर झूठी बातें बोली थी और तूने भी मान लिया उसे। अरे अपने भैया पर तुझे इतना भी भरोसा नहीं था क्या? तेरे भैया ने तेरे लिए कितना कुछ किया है और आज तेरे पास 4 पैसे क्या आ गए। तूने अपने भैया को पीठ दिखा दी और तू भी उस रितिका के जैसे ही बन गया। माफ कर दो माँ, भैया भाभी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आप दोनों को गलत समझा, लेकिन आज मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और रितिका, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा और आज से मैं यहाँ नीचे आकर ही रहूंगा। और तुम्हें अगर यहाँ पर ठीक से रहना है तो रहो, वरना चली जाओ अपनी सहेली के पास, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ मेरे पैसों से ही मतलब है। नहीं शौर्य, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज मेरी आंखें खुल गई है और मैं सच में शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया भाभी, माँ जी, आप तीनों भी मुझे माफ कर दो और मुझे सुधरने का एक आखिरी मौका दो। गलतियां किससे नहीं होती, मुझसे भी हो गई, लेकिन अब मुझे आप सबके साथ ही रहना है। रितिका की बातें सुनकर मिहिर और अमृता उसे माफ कर देते हैं और इस तरह अंत में शांति सबको एक करके गांव चली जाती है और सभी यहाँ पर फिर से एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। आरोही फौरन समर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसे वहां पर एडमिट किया जाता है। हे भगवान, ये सब मेरी ही लापरवाही के कारण हुआ है, बेचारा मेरा बेटा। फिर आरोही घबराकर अरविंद को भी वहीं पर बुला लेती है। आरोही, तुम चिंता मत करो, उसे बहुत तेज बुखार आया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे एडमिट किया है। 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। हाँ अरविंद, उम्मीद तो अब यही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन आरोही, तुम ऐसी हालत में उसे छोड़कर गई ही क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं पार्टी में चली गई। उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर विराट का अच्छा दोस्त होता है और वो विराट को फोन करके समर के एडमिट होने की खबर दे देता है, जिसके बाद विराट तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच ऋषभ कि तूने मुझे कॉल करके मेरे बेटे के बारे में बताया। अभी कैसी है उसकी तबीयत? अभी तो उसका बुखार कम हुआ है, लेकिन अगर भाभी ने उसे लाने में थोड़ी और देर कर दी होती ना, तो शायद उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हो जाती। अच्छा, तो ये डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है, लेकिन डॉक्टर ऋषभ, इसे बताकर आपने बिल्कुल सही नहीं किया। अरे चुप करो तुम, इसने बिल्कुल सही किया है। एक तो तुम्हारे कारण मेरा बेटा अंदर एडमिट हुआ है और ऊपर से तुम यहाँ पर खड़े रहकर मेरे दोस्त को ही डांट रही हो। अरे और कितनी बेशरम बनोगी तुम। ज्यादा मत बोलो विराट, ये तुम्हारा घर नहीं है, हॉस्पिटल में खड़े हैं हम। बोलूंगा मैं, अब तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। अरे तुम्हें क्या लगता है कि बोलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? अब मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ, अरे मैं भी यहीं पर बैठी हूँ, हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ उसे। देखिए, आप दोनों यहाँ पर बहस मत कीजिए और जो समर बोलेगा अब से वही कीजिए। कुछ ही दिनों में समर ठीक हो जाता है। तभी, चलो समर बेटा, अब तुम्हें डिस्चार्ज मिल चुका है। नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे पापा के साथ जाना है, अपने दादू दादी के पास। क्या? लेकिन क्यों बेटा, तुम्हें मम्मा के पास क्यों नहीं जाना? नहीं पापा, मैं वहां पर अकेला रहता हूँ। मम्मा तो मुझे समय भी नहीं देती और मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करती। क्या? हाँ पापा, और तो और मुझे जो खाने में पसंद है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देती। मुझे दादी के हाथ का खाने का बहुत मन कर रहा है और अब मुझे मम्मा के पास नहीं जाना है। आप मुझे अपने साथ ही लेकर चलो पप्पा। ठीक है समर बेटा, जरूर। देख लिया ना आरोही? समर, ये सब बातें बनाना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ ही चलो। नहीं मम्मा, मुझे पापा के घर जाना है, आपके घर नहीं। मैंने कहा ना चलो। देखो आरोही,
तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। समर ने कह दिया सो कह दिया। चलो समर। फिर विराट समर को अपने साथ लेकर जाता है और ये सब देखकर भी आरोही कुछ भी नहीं कर पाती। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो उसके साथ चला गया। देखो आरोही, तुम्हें समर को वक्त और प्यार देना चाहिए था, वरना आज वो इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। आरोही को इस बात का बहुत दुख होता है और वो अब हर समय पहले से भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वही समर अपने पापा के घर जाकर बहुत खुश हो जाता है। ये लो बेटा, तुम्हारे पसंद के गुलाब जामुन। वाह दादी, ये गुलाब जामुन तो बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। मैंने आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया। और दादू, अब हम साथ में लूडो खेलेंगे और मैं आपको हराऊंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलो अच्छा ही है जो अब मेरा बेटा फिर से मेरे पास आ गया है। आरोही तो कभी सुधरने वाली नहीं है, इसीलिए अब मैं उसे भूलकर अपनी जीवन की नई शुरुआत करूंगा। आरोही के मायके वाले भी समर से मिलने चले जाते हैं और सब उसे खूब लाड़ प्यार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोही घर में बैठे हुए समर को बहुत याद करती है। रोज जब मैं काम से घर पर आती थी तो समर मेरा इंतजार करते हुए बालकनी में बैठा रहता था, लेकिन आज ये बालकनी सूनी लग रही है। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ बेटा। मैंने तो हमेशा ही तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझ में थोड़ी कमियां रह गई, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था बेटा। फिर एक दिन जब आरोही बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी उसे वहां पर बरखा मिलती है। अरे बहू, तू यहाँ पर क्यों? ये बाजार क्या आपने खरीद के रखा है क्या? अरे अब मैंने तुझसे ठीक से बात की है तो तू भी ठीक से जवाब देना। क्यों इतना गुस्सा कर रही है तू? देखिए माँ जी, आप मेरे रास्ते से हट जाइए और मुझे आगे जाने दीजिए। लेकिन बहू, अरे कब तक ऐसे गुस्से में रहेगी तू? अब तो समर भी अपने घर आ गया है, कमी तो बस तेरी है। फिर हमारा पूरा परिवार एक हो जाएगा। बस थोड़ा सा बदलाव ला दे अपने स्वभाव में। तूने तो हमेशा मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने आज तक तुझसे यही कहा है, चल घर पर, अकेली मत रह, मत तोड़ सारे रिश्ते। मुझे कहीं भी नहीं आना है। मेरी जिंदगी में अब एक ही लक्ष्य है और वो है पैसा कमाना और चैन से जीना। मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, तो आप मुझे फिर से पीछे मत खींचिए। लेकिन बहू, इतना पैसा कमाने का क्या फायदा जब तेरा असली धन ही तेरे पास नहीं है? मतलब? असली धन यानी तेरा परिवार। हम जीवन भर बस पैसे कमाने के पीछे अपने रिश्तों को खो देते हैं। लेकिन तू ये गलती मत कर बेटा, क्योंकि आगे जाकर तू बहुत पछताएगी। बस माँ जी बस, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत हो गया। अब आगे बढ़िए और मुझे भी जाने दीजिए। और हाँ, मेरे बेटे का ख्याल रखना। फिर आ रही बरखा को हटाकर आगे निकल जाती है और बरखा जब घर पहुंचती है तब विराट और हसमुख को ये सारी बातें बताती है। लेकिन माँ, आपको उससे बात करने की क्या जरूरत थी? अरे वो औरत जब जब आपसे मिलती है तब तब वो आपका अपमान ही करती है। अरे वो काम से जा चुकी है। उसे अगर भगवान भी आकर बोले ना कि सुधर जाओ, तब भी वो नहीं सुधरेगी। हाँ बरखा, तुम उसे अपने हाल पर ही छोड़ दो। ये सब मुश्किल तो है, लेकिन अब आप दोनों की बातों को सुनकर मुझे भी यही लगता है कि मुझे उसे उसके हाल पर छोड़ना चाहिए। फिर एक दिन ऑफिस में, आरोही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो दरअसल, देखो अरविंद, मेरा दिमाग तो पहले से बहुत खराब हो चुका है, इसीलिए अभी नहीं, अभी तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन आरोही, प्लीज अरविंद, चले जाओ यहाँ से। क्यों अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ जाते हो मेरा मूड खराब करने? ठीक है आरोही, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास बात करने के लिए। वही सुनीता और बरखा दोनों समधन समर को पार्क में खेलने के लिए लेकर जाती है। तभी, कितना खुश लग रहा है ना हमारा समर। हाँ सुनीता जी,
कितने दिनों बाद वो अपने परिवार वालों से मिला है, अच्छा अच्छा खाना खाया है, फिर क्यों नहीं होगा वो खुश? वरना बहू के साथ रहकर वो कितना दुबला पतला हो गया था। सच में हमारे समर को किसी की नजर ना लगे। माफ करना सुनीता जी, लेकिन आरोही आपकी बेटी होकर भी वो आपकी तरह कभी बन ही नहीं पाई। उसने तो किसी की भी इज्जत नहीं की, सबका तिरस्कार ही किया है, और अब वो एकदम अकेली पड़ चुकी है। हाँ बरखा जी, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मेरी ही बेटी है वो, लेकिन सच कहूँ तो वो उसी लायक है, क्योंकि उसने जो सबके साथ किया है ना, उसके बाद उसे अकेले ही रहना चाहिए। ऐसे ही एक रात। समर बेटा, आज कौन सी स्टोरी सुनना है तुम्हें? कोई भी पापा, जो आपको पसंद है। आपको पता है, मम्मा को मैं रोज सोते समय मुझे स्टोरी बुक में से स्टोरी सुनाने के लिए कहता था, लेकिन वो मुझे कभी नहीं सुनाती थी। मैंने आपका मुझे स्टोरी सुनाना बहुत मिस किया पप्पा। लव यू पप्पा। लव यू टू बच्चे। वैसे अगर तुम्हें अपनी मम्मा से मिलने की इच्छा हो ना, तो तुम मुझसे कभी भी मिल सकते हो। उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। नहीं पप्पा, मैं अब मम्मा से कभी मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वो मुझे फिर से अपने साथ कहीं दूर लेकर जाएगी और मैं आप सबसे कभी नहीं मिल पाऊंगा और मैं पूरी तरह अकेला पड़ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। फिर एक दिन अचानक से आरोही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उस वक्त अरविंद को कॉल करती है। हेलो अरविंद, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, प्लीज यहाँ पर जल्दी आओ ना और मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अब तो मुझ में खड़े होने की भी ताकत नहीं है। नहीं आरोही, मैं वहां पर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया है, और उस दिन जब मैं मुसीबत में था और तुमसे मदद मांगने आया था, तब तुमने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। अरे तुम्हारा मूड तो हमेशा खराब ही रहता है, और अपने मूड के हिसाब से ही तुम मुझसे बातचीत करती हो। अब सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करता तब तुम्हें कैसा लगता? माफ कर दो अरविंद, लेकिन मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं था। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। नहीं आरोही, अब तक मैंने तुम्हें बहुत समझ के लिया है, लेकिन अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि तुमसे तुम्हारे अपनों ने सारे रिश्ते नाते क्यों तोड़ दिए हैं, और तुम्हारा ही बेटा तुम्हें छोड़कर अपने पिता के पास क्यों चला गया। अरे तुम जिस तरह से सबके साथ पेश आती हो ना, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर अरविंद फोन कॉल कट कर देता है और उसकी बातें सुनकर आरोही बहुत रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं अपना दर्द? मैंने तो सबको खो दिया है, कोई नहीं है मेरे पास। उस हालात में आरोही को बहुत अकेलापन महसूस होता है और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है, और वो रोकर अपने भाई रमन को कॉल करती है और उसकी बातें सुनकर रमन उसे वहां पर लेने आता है, जिसके बाद उसे मायके में ही एक कमरे में एडमिट किया जाता है और वो 2 दिन में ठीक हो जाती है। माँ, पापा, नेहा, रमन, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है और मैं काफी शर्मिंदा भी हूँ। मुझे सच में माफ कर दो। आरोही, तू हमारी ही बेटी है, और हम लोग अगर तुझे माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन अगर तुझे सच में माफी मांगनी ही है तो वो ससुराल वालों से मांगनी चाहिए, और खास करके अपने बेटे से। हाँ बेटा, सुनीता एकदम सही कह रही है। जाओ, सब कुछ ठीक कर दो, क्योंकि तेरे ससुराल वालों का बहुत दिल दुखा है और तुम्हें उनसे माफी तो मांगनी ही चाहिए। हाँ दीदी, मुझे कभी नहीं लगा था कि आपको अपनी गलती का एहसास भी होगा, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी आंखें खुल गई। फिर आरोही अपने ससुराल पहुंच जाती है और वो उन लोगों से माफी मांगती है, लेकिन तभी, नहीं आरोही, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, चली जाओ यहाँ से। हाँ बहू, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। अरे अब जब तुम अकेली पड़ गई हो, तब बराबर तुम्हें अपने ससुराल वालों की याद आ रही है। अरे तुम तो अकेली ही रहो, वही हम सबके लिए अच्छा है।
और दोबारा यहाँ पर आने की भूल कभी मत करना। ये आप सब क्या कह रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं सच में सुधरना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि इंसान की असली धन दौलत पैसा नहीं, बल्कि उसके अपने लोग होते हैं। और मैंने अपनों का दिल बहुत दुखाया है। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो सुधरने का। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। समर बेटा, बेटा तुम तो कुछ बोलो। तुम्हें तो मम्मा चाहिए ना? माफ करोगे ना अपनी मम्मा को? नहीं नहीं, मुझे मम्मा नहीं चाहिए। मुझे तो बस पापा के साथ रहना है और मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा, इसलिए आप यहाँ से चली जाओ। क्या? नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत बोलो और मुझे माफ कर दो। आरोही अपने ससुराल वालों का गुस्सा देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। विराट, मैं एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। माँ जी, पापा जी, मैं एक सर्वगुण संपन्न बहू भी बनूंगी। और समर बेटा, मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। लेकिन बस एक बार सब कुछ भूलकर मुझे अपना लो। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। तभी सभी लोग अचानक से हंसने लगते हैं और ये देखकर आरोही एकदम हैरान रह जाती है। ये क्या? आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हम सब बस गुस्सा होने का नाटक कर रहे थे। क्या? हाँ मम्मा, हम सब आपको माफ करते हैं और हाँ, अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे और हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। धन्यवाद बेटा। और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और आरोही अब सुधर कर अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताती है।